नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीआरएल जेईई के आंसर की में जो क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं उसके विषय में। देखिए, यूपीआरएल जेईई का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आ गई थी और उस पर जो आंसर की में आंसर गलत दिए हैं उसका ऑब्जेक्शन करना था। तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं जिस वीडियो में आपको बताऊंगा अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनकी क्वेश्चन ID क्या थी और उसमें क्या गलती है, तो उसके आधार पर आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए, जो 24 तारीख को इवनिंग में जो शिफ्ट हुई थी उसमें कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, या कहें कि मैंने जब देखा उसमें मुझे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है उसमें तो उसका आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन के ID और अपनी शिफ्ट बता दीजिए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है अभी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन में आपको पूछना है तो उसकी क्वेश्चन ID और उसका क्वेश्चन का शिफ्ट, किस शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो लिख बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूंगा या उसका प्रूफ दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो 25 अक्टूबर की इवनिंग के शिफ्ट का बता रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन मुझको रॉन्ग मिले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मिला है वो है ये कि बंकन आघूर्ण यम और बलाघूर्ण टी की संयुक्त क्रिया के तहत समतुल्य बंकन आघूर्ण डैश होगा। ऑप्शन दिए हुए थे 4 ठो और इसी को मैंने इंग्लिश वाला वर्जन ले रखा है यहाँ पे। तो देखिए, इसमें भी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की क्वेश्चन ID है 5181201437 और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट M एंड टार्क T। तो देखिए, जो इसका आंसर होना चाहिए था वो इसका आंसर होना चाहिए था 1/2 इंटू यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई आंसर इन्होंने इसमें दिया नहीं है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे डालना है तो उसके साथ आपको प्रूफ भी देना होगा। तो इसका प्रूफ भी देखिए मैंने नीचे दे रखा है। देखिए, जो ये है इसके लिए मैंने जो प्रूफ लिया है वो लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय स्टीफन टिमोशेंको की बुक से। ठीक, तो इसमें जो देखिए पेज नंबर 295 पे है। यद्यपि अलग अलग एडिशन में इसका एडिशन चेंज हो सकता है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा जिस स्थान पर। तो इसमें देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। तो इस कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन एंड सर्कुलर शाफ्ट के विषय में दिया है। तो देखिए, कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला देखिए यहाँ पे एकदम आखिरी में दिया हुआ है। ये दिया है 1/2 यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यम टी का स्क्वायर, जहाँ इन्होंने टार्क को यम टी से दर्शाया। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए, जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन ID है जो रॉन्ग है उसकी क्वेश्चन ID है 5181201486 और क्वेश्चन दिया है इन्होंने व्हाट इज आइसोक्रोनस गवर्नर एंड द राइट द ऑप्शन रिलेटेड टू द रेंज ऑफ द स्पीड। ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को करेक्टली डिफाइंड नहीं किया गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या बताना है, ऐसा कुछ मतलब क्लियर कट नहीं पता चल रहा है कि हम इसका क्या आंसर दें, और इन्होंने आंसर टिक कर दिया है। ठीक, तो आइसोक्रोनस, स्टेबल, हंटिंग, अनस्टेबल, तो इससे हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में आखिर हमको करना क्या है। ठीक, लिखा एंड राइट द ऑप्शन रिलेटेड टू रेंज ऑफ स्पीड। रेंज ऑफ स्पीड के विषय में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियरली डिफाइंड नहीं, तो आप इसका भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने जो प्रूफ दिया है वो है 3rd एडिशन है थ्योरी ऑफ मशीन SS रतन की बुक ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें आइसोक्रोनिज्म के बारे में लिखा हुआ है ए गवर्नर विथ अ रेंज ऑफ स्पीड 0, अगर रेंज ऑफ स्पीड 0 है, इज नोन एज आइसोक्रोनस गवर्नर। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लीव और ऑफ द बॉल्स द गवर्नर हैज़ द सेम इक्विलिब्रियम स्पीड। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 0, लेकिन वो इन्होंने आंसर में दिया नहीं है। इसी प्रकार स्टेबिलिटी है गवर्न। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको ये दोनों प्रूफ दे करके देखिए, जब भी प्रूफ दीजिए तो किस बुक से ले रहे हैं उस बुक का कवर पेज भी लगा दीजिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हमने इस रेफरेंस बुक का प्रयोग करते हुए आंसर दिया है। ठीक, और जिस पेज पे दिया उस पेज के दोनों फोटो खींच करके आप अपलोड कर दीजिए। ठीक, तो इसका देखिए इस प्रूफ ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे? 25 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट के लिए।
अब हम लोग 25 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट के लिए लेते हैं, उसमें भी कई क्वेश्चंस गलत हैं, तो मैं एक करके सारे क्वेश्चंस बताता जाता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने दिया है टफनेस ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल इंडिकेट्स। ए दिया है ऑप्शन रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर और रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। तो देखिए इन्होंने, हम जानते हैं कि जो टफनेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल इंडिकेट्स, ये किसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहला आंसर दे दिया है तो ये गलत हो गया है। तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन कीजिए। इसके ऑब्जेक्शन के प्रूफ के रूप में आप देखिए कौन सी बुक ले सकते हैं, कोई मटेरियल साइंस की बुक ले लीजिए, मोस्टली उसमें मिल जाएगा। यहाँ जो मैंने लिया है वो है कैलिस्टर्स की मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग अडेप्टेड बाय आर बाला सुब्रमण्यम, ठीक, इसका ले लिया है। देखिए इसमें टफनेस की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। टफनेस इज अ मैकेनिकल टर्म दैट इज यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट, क्लोजली लूजली स्पीकिंग इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो इन्होंने जो गलत दे रखा है तो इसका आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन करने का बहुत सरल तरीका है, और जबकि इन्होंने जो टिक किया हुआ वो दिया है रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, ये एक हार्डनेस का हो जाता है। तो हार्डनेस की देखिए डेफिनेशन क्या है, हार्डनेस विच इज अ मेजर ऑफ द मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एग्जाम्पल अ स्मॉल डेंट और अ स्क्रैच, ठीक। तो ये इसका, तो उन्होंने हार्डनेस का टिक कर दिया है, तो इस प्रकार से वो आंसर क्या है, गलत हो गया है। तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों प्रूफ दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो गलत दिया है वो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। इन्होंने दिया है स्लैब, इनगॉट, ब्लूम एंड बिलेट। तो देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर, इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आईडी देख लीजिए। इसकी क्वेश्चन आईडी है 5181201319, ठीक। तो इसमें आपको जो आंसर होगा, देखिए ब्लूम और बिलेट दोनों का ही स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसके दो आंसर सही हो जाते हैं, 3 और 4। अगर हम लोग प्रूफ के रूप में देखें तो प्रूफ के रूप में मैंने दिया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाय सीरोप कल्पतजियान और स्टीवन आर स्मिथ की बुक का दिया है मैंने रेफरेंस। देखिए इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट हॉट रोलिंग एक्सट्रूजन इज कॉल्ड अ ब्लूम और स्लैब, ठीक। A bloom usually has a square cross section at least 150 mm 6 inch on the side। और इसी प्रकार बिलेट्स का दिया है, बिलेट्स आर यूजुअली स्क्वायर विथ अ क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉल देन ब्लूम्स। देखिए दोनों ही स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के होते हैं। तो इसके आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर देखिए स्लैब भी हो सकता है, ब्लूम हो सकता है, बिलेट भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि विच जनरली हैज नॉट स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो अगर वो आंसर होता तब इनगॉट इसका आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने गलत टाइप कर दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तो आप इसका भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि जो गलत है दिया हुआ है वो दिया मोहर सर्किल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम्स डिपिक्टिंग। तो इसका देखिए क्वेश्चन आईसीडी है 1518120124 दिया हुआ है। देखिए जो मोहर सर्किल के हिसाब से इसमें जो आंसर दिया, इसमें कोई भी जो आंसर है वो प्रॉपरली आंसर को नहीं दिया है, कोई का आंसर प्रॉपर नहीं है, ठीक। तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्शन के लिए जो मैंने बुक दी है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ऐसा यूनिट में मैंने लिया है, आरसी हिबलर की है बुक। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाईलाइटेड है कि मोहर सर्किल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल stresses, the maximum in plane shear stresses and associated average actual stresses और stress on a arbitrary plane। तो यहाँ से आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर, ये रेफरेंस देते हुए आप इसका क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या गलत है। अगला क्वेश्चन जो गलत है आपका दिया है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑफ द एलिमेंट। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, पोरस स्ट्रक्चर, अप्लाइड लोड और सरफेस फिनिश और साइज। तो देखिए इसमें आंसर इन्होंने दिया सरफेस फिनिश, जबकि इसका आंसर होना चाहिए अप्लाइड लोड। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, अप्लाइड लोड पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी, इसका क्वेश्चन आईडी देख लीजिए 5181201310 है, ठीक। तो इसके देखिए रेफरेंस के बुक में आप ले सकते हैं, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट बाय बीबी भंडारी की बुक है, इसमें लिया। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फैटिग की डेफिनेशन दिया है, फैटिग फेल इज डिफाइंड एज टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर साइक्लिक लोडिंग।
द क्रैक इज मोर लाइकली टू अक्वर इन द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक, ये रीजन दिया है और जो एग्जैक्ट देखिए वैल्यू यहाँ दी है, एंड्योरेंस लिमिट ट्रू सेंस इज नॉट एग्जैक्टली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ द कंपोनेंट, शेप ऑफ द कंपोनेंट एंड द सरफेस फिनिश, टेम्परेचर एंड नॉच सेंसिटिविटी। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये क्या क्या, पूरा स्ट्रक्चर, अप्लाइड लोड, सरफेस फिनिश एंड साइज। देखिए इन्होंने पूछा है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपोनेंट डस नॉट डिपेंड, तो देखिए सरफेस फिनिश पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होता है, अप्लाइड लोड होता है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, वो उसके एंड्योरेंस लिमिट कम हो जाती है, साइज पर भी डिपेंड करता है, जितनी बड़ी साइज होगी एंड्योरेंस लिमिट चांस होने के कम होने के चांसेस उतने अधिक होते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। तो आप इसके लिए इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो रॉन्ग मैंने पाया है वो है, ए सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टार्क टी एंड बेंडिंग मोमेंटम, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए इन्होंने दिया है 1/2 m/t m/2t t/2 m 2t/m दिया है ना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, इससे पहले से क्वेश्चन आईडी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आईडी है 5181201313। ठीक, तो देखिए इसका मैंने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फील्ड वही स्टीफन टिमोशेंको की बुक से लिया है। ठीक, तो इसमें देखिए मैक्सिमम टार्क का फार्मूला दिया है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का भी फार्मूला दिया है। तो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला दिया है 16 mt, मतलब है टार्क, टी को mt से दर्शा रहे हैं टार्क को। तो 6 से हम लोग अगर नॉर्मल रूप में देखें तो 16t/πd³ से, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला दिया जाए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या दिया है 32 m/πd³ से। ठीक, तो इन दोनों का अगर रेशियो इन्होंने पूछा, तो इन दोनों का अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा 2t/m आएगा। तो आप इसका रेफरेंस देते इस क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो लेते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग वर्किंग टू जॉइन 2 शाफ्ट्स विथ लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। ठीक, तो दिया है ए यूनिवर्सल कपलिंग, फ्लेक्सिबल बुश कपलिंग, रिजिड कपलिंग एंड होल्डहम कपलिंग। तो देखिए इसका क्वेश्चन आईडी क्या है, इसका क्वेश्चन आईडी 5181201314 इसकी क्वेश्चन आईडी है। इसका आंसर यूनिवर्सल कपलिंग होना चाहिए, या हुक जॉइंट को ही यूनिवर्सल कपलिंग कहा जाता है, वो होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए रेफरेंस बुक में आप ले सकते हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स बाय वीबी भंडारी। देखिए यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है कि the shaft to be connected by the coupling may have collinear axis, intersecting axis or parallel axis with a small distance in between. Oldham coupling is used to connect two parallel shafts when they are at a small distance apart. Hooks coupling is used to connect two shafts having intersecting axes when the axes are collinear or in the same line. Rigid or flexible couplings are used. While the flexible coupling is capable of tolerating a small amount of misalignment between the shaft, there is no such provision in the rigid coupling. ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आगे और आगे बढ़ेंगे, हाँ इसी में ही। तो इसमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हुक्स जॉइंट का प्रयोग करके हम लोग जब एंगुलर मिसअलाइनमेंट ज़्यादा होता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हुक्स जॉइंट का प्रयोग करते हैं। जो कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हैविंग इंटरसेक्टिंग एक्सिस। इंटरसेक्टिंग एक्सिस का मतलब होता है कि वो एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाना चाहिए हुक जॉइंट, इसका आंसर हो जाना चाहिए हुक जॉइंट, या यूनिवर्सल कपलिंग भी उसी को कहा जाता है। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ गलत दिया। तो इसका भी आप कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन का भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द फैटिग ऑफ ए लाइफ ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक, तो देखिए ऑप्शन आंसर दिया है 5181201312। ठीक, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया, शॉर्ट पिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिशिंग एंड वेल्डिंग। तो अभी मैंने बताया कि फैटिग है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पर भी डिपेंड कर, फैटिग नहीं, एंड्योरेंस लिमिट की बात है। फैटिग के लिए देखिए, इसके लिए मैंने दिया है कैलिस्टर्स की मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बुक ली है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है फैटिग लाइफ को डिपेंड किया, सम ऑफ दीज फैक्टर इंक्लूड मीन स्ट्रेस लेवल, geometrical design, surface effects and metallurgical variable as well as the cavitation। ठीक, इसके बाद इंक्रीजिंग द मीन स्ट्रेस लेवल लीड्स टू डिक्रीज इन फैटिग लाइफ। फिर आगे दिया है
कि मोस्ट क्रैक्स लीडिंग टू फैटिग ओरिजिनेट एट सरफेस पॉलिशिंग स्पेशली एट स्ट्रेस एम्पलीफिकेशन। दिस इंक्लूड डिजाइन क्राइटेरिया एज वेल वेरियस सरफेस ट्रीटमेंट्स। ठीक, one of the most effective method of increasing fatigue performance is by improving residual compressive stresses within a thin outer surface layer। ठीक, this is often accomplished by a process termed short pinning। short pinning से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं फैटिग स्ट्रेंथ के। इस पर केस हार्डनिंग भी दिया है which both surface hardness and fatigue strength can be enhance कर सकते हैं। अगला इन्होंने ये भी दिया है फेलियर दैट एक्वर्स बाय द स्टिमुलेशन सेक्शन ऑफ साइक्लिक स्ट्रेस एंड केमिकल अटैक्स इंटरनल कोरोजन फटीग कहते हैं। इसी प्रकार देखिए आगे भी दिया है इन्होंने कि ऑन वन हैंड वी कैन टेक मेजर टू रिड्यूस द रेट ऑफ द कोरोजन बाय सम ऑफ द टेक्नीशियन डिस्कस्ड इन चैप्टर 16। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग प्रोटेक्टिव सरफेस कोटिंग, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिशिंग। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फैटिग स्ट्रेंथ को इन्होंने क्या कहा, विच ऑफ दीज प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द फैटिग लाइफ ऑफ कंपोनेंट। तो देखिए तीनों शॉर्ट पिनिंग से, इलेक्ट्रोपीटिंग प्लेटिंग से और पॉलिशिंग से, इन तीनों से ही हम लोग फैटिग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वेल्डिंग क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका वेल्डिंग, इसका आंसर 4 होना चाहिए, नंबर 4 वेल्डिंग होना चाहिए। ठीक, वेल्डिंग से फैटिग स्ट्रेंथ को हम लोग नहीं बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है। तो इसका आंसर, तो इसको भी आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ शुरू के 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे 25 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डैश इज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने डेवलप किया था, इन्होंने आंसर केल्विन दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पी के नाग की बुक के अनुसार जो है इसका आंसर जूल है। तो अगर आप देखें तो देखिए इसको पी के नाग की बुक में लिखा है, इट वाज जूल हु फर्स्ट एस्टेब्लिश दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दस लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा आगे और देखेंगे तो आप पाएंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑस मच टू जेपी जूल हु ड्यूरिंग द पीरियड 80-49 carried out a series of experiment to investigate the equivalence of a work and heat। तो इधर देखिए पी के नाग की बुक मैंने लिखी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जूल हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सही करा सकते हैं, गलत दिया इन्होंने कि आइडेंटिफाई द इक्वेशन विच इज यूज टू फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिया है ए इज द टोटल आइटम्स कंज्यूम्ड पर ईयर, पी इज द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी इज द एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इनका इन्होंने आंसर दिया है √2AP√C दिया है ना। ठीक, तो लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 लिख दिया होता 2AP√C तब ये आंसर सही हो जाता है, लेकिन 2 लिखना भूल गए तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है वो है 5181201342 है। ठीक, तो देखिए इसके लिए मैंने जो रेफरेंस बुक दी है वो ऑपरेशन रिसर्च की दी है, मनोहर महाजन की बुक है। देखिए इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सीधा सीधा फार्मूला दिया है, 2 into annual consumption unit into cost of placing an order divided by price per unit into inventory carrying cost। तो इसका अंडर रूट लेना है, तो इससे आप आंसर इसका लगा सकते हैं टिक। तो वो भी ये आप रेफरेंस में दे दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। और जो आंसर देखिए ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, इन दोनों का जरूर देना है ऑब्जेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन है वेन पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट इज अ टाइप ऑफ। इन्होंने वेन पंप जो हाइड्रोलिक सर्किट में यूज होता है वो किस प्रकार का पंप होता है, तो इन्होंने आंसर दिया है रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये नहीं होता है, इसका आंसर होना चाहिए रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेन पंप होता है वो रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप होता है। ठीक, यद्यपि इसका आंसर 2 है, लेकिन अभी ये मुझे किसी बुक में मतलब मिल नहीं पाया है, तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक, तो जो भी अगर जब मिलता है तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, इसके बारे में भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लेकिन इसका फिर भी आप ऑब्जेक्शन जरूर दे दीजिए, यदि भी प्रूफ नहीं हो तो किसी भी बुक से अगर फोटो खींच के अगर मिल जाए आपका वेन पंप का तो उसको भी लगा दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आईडी है 5181201290। ओके, अगला क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो है द हार्डनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील विच इंक्रीजेस इफ डैश इज एडेड। इन्होंने कहा है कि यदि क्या स्टील की जो हार्डनेस है वो किसको ऐड करने से बढ़ेगी। आंसर दिया है फेराइट, मार्टेनसाइट, सीमेंटाइट, परलाइट। तो देखिए मार्टेनसाइट उसका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या है इसका आंसर सीमेंटाइट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन आई डी है 5181201241 ये है एक। तो इसका प्रयोग ये इसका आंसर, तो इसका जो आंसर के लिए मैंने रेफरेंस दे रखा है वो दिया इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेट्रोलॉजी बाय आर के राजपूत, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। इसका प्रयोग करके आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा इट इज अ मैग्नेटिक बिलो 25 डिग्री सेल्सियस इट presence in iron or steel decreases the tensile strength but increases the hardness and the cutting quantities। तो सीमेंटाइट के बारे में उन्होंने कहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सीमेंटाइट वाला होना चाहिए आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इतने क्वेश्चन खोजे हैं, यदि आप और भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन की आईडी, उसका शिफ्ट और किस शिफ्ट में आया था ये बता दीजिए। तो और उसका तो अगर हो सकेगा तो मैं उसका प्रूफ खोज करके उसके भी बारे में बता दूंगा। आपको सिंपली करना क्या है, आप सोच रहे हो कि अब इनको कैसे अपलोड करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके उसको अपलोड करते जाइए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो इसी विषय पे था। आज की वीडियोस के लिए काफ़ी हेल्प मुझे की है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट से काफ़ी हेल्प मिली है। आप लोगों में से कई फ्रेंड्स हैं जो उस चैनल द्वारा मेरे चैनल रिकमेंड किया गया तो आप यहाँ पर आए थे। तो आज की इस वीडियो को बनाने में गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट की तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प की गई है। तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो फिर मिलूंगा आपके साथ नए वीडियोज़ के साथ, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ कमेंट करना हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।